नमस्ते। आज हम फिजिक्स की दुनिया के सबसे बड़े मुकाबले पर चर्चा करने वाले हैं, आइजैक न्यूटन वर्सेस अल्बर्ट आइंस्टीन। एक ऐसी टक्कर जिसने इस रियलिटी को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल दिया। आखिर इन दोनों में से असली जीनियस था कौन? आइए देखते हैं। तो चलिए दिमाग हिला देने वाले एक सवाल से शुरू करते हैं। अगर ग्रेविटी कोई खिंचाव यानी कोई पुल नहीं है, तो चीजें आखिर नीचे क्यों गिरती हैं? बचपन से स्कूल में हमें यही सिखाया गया है ना कि ग्रेविटी एक फोर्स है जो चीजों को जमीन की तरफ खींचती है। पर क्या हो अगर यह सब बस एक बहुत बड़ा इल्यूजन हो, एक धोखा? ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आज यह सच सामने आने वाला है। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, द अल्टीमेट फिजिक्स राइवलरी। ये कोई आम राइवलरी नहीं थी, ये तो सदियों तक चलने वाली फिजिक्स की एक एपिक रिले रेस थी। देखिए, 1633 में गैलीलियो को रोमन चर्च ने सजा सुनाई, सिर्फ ये बताने के लिए कि अर्थ सूरज के चक्कर काटती है। और सोचिए, ठीक उसी साल जब गैलीलियो की मौत हुई, 1642 में आइजैक न्यूटन का जन्म हुआ। उसके बाद 1860s में मैक्सवेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लॉज आए, जिन्होंने बेस सेट किया 1905 के आइंस्टाइन के स्पेशल रिलेटिविटी पेपर का। और इस पेपर ने तो सच में पूरी दुनिया को ही उल्टा करके रख दिया। प्लेटो इज माई फ्रेंड बट ट्रूथ इज माई बेस्ट फ्रेंड। न्यूटन की ये बात उनके अंदर की आग को दिखाती है। उनका बचपन अकेलेपन और काफी ट्रॉमा में बीता था। जब वो कॉलेज पहुंचे तो इस जुनूनी लड़के ने देखा कि वहां अभी भी एरिस्टोटल की पुरानी और आउटडेटेड फिजिक्स पढ़ाई जा रही थी। उन्होंने उसे तुरंत रिजेक्ट कर दिया। उनका एक ही फोकस था, सच जानना, मोशन और गिरती हुई चीजों के पीछे का असली सच ढूंढना। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, न्यूटन्स यूनिवर्सल फोर्स। यहां न्यूटन ने एक ऐसी ब्रेक थ्रू डिस्कवरी की जिसने पेड़ से गिरते हुए एप्पल और आसमान में घूमते हुए चांद को एक ही धागे में बांध दिया। उनका ये कैनन बॉल वाला थॉट एक्सपेरिमेंट बहुत ही जबरदस्त है। एक कैनन बॉल को इमेजिन कीजिए, अगर उसे धीरे से शूट करें तो वो जमीन पर गिरेगा, बहुत ज्यादा फोर्स से शूट करें तो वो सीधा स्पेस में चला जाएगा। लेकिन अगर एक बिल्कुल परफेक्ट फोर्स के साथ शूट किया जाए तो वो अर्थ के चक्कर लगाने लगेगा, यानी ऑर्बिट करेगा। इससे न्यूटन ने यह निष्कर्ष निकाला कि ऑर्बिट करना और कुछ नहीं, बस लगातार नीचे गिरना है। एक ही फोर्स है जो एप्पल को गिराती है और प्लैनेट्स को ऑर्बिट में रखती है। पर एक दिक्कत थी, अपनी थ्योरी को साबित करने के लिए न्यूटन को एक नए मैथ्स की जरूरत थी। अब उनका दिमाग देखिए, एक गिरती हुई चीज की वेलोसिटी को किसी एक प्रिसाइज मिलीसेकंड पर नापने के लिए उन्होंने पूरा का पूरा कैलकुलस ही इन्वेंट कर डाला। ये एक ऐसी मैथमेटिकल फाउंडेशन थी जिस पर हमारी आज की 80% मॉडर्न फिजिक्स टिकी हुई है। तीसरा सेक्शन, क्रैक्स इन न्यूटन्स यूनिवर्स। न्यूटन के परफेक्ट मॉडल में आई दरारें। करीब 200 सालों तक न्यूटन के इस मैथ को बिल्कुल फ्लॉलेस, बिल्कुल परफेक्ट माना गया। पर हर एपिक कहानी में एक ट्विस्ट होता है, और ये दरार जुड़ी थी सिर्फ एक नंबर से, 43। असल में हो ये रहा था कि मर्क्यूरी प्लैनेट का ऑर्बिट न्यूटन के लॉज को हर सदी में ठीक 43 आर्क सेकंड से डिफाई कर रहा था। ये एरर इतना अजीब था कि 1846 में एस्ट्रोनॉमर्स ने सोच लिया कि पक्का वल्कन नाम का कोई छिपा हुआ प्लैनेट है जो मर्क्यूरी को खींच रहा है, जबकि हकीकत में वहां कोई प्लैनेट था ही नहीं। अब आता है चौथा हिस्सा, आइंस्टाइन रीथिंक्स स्पेस टाइम। इस मिस्ट्री ने स्टेज सेट किया हमारे अंडरडॉग चैलेंजर के लिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन। बचपन में इनके हालात देखिए। एक टीचर ने यहां तक कह दिया था कि यू विल नेवर अमाउंट टू एनीथिंग। ये 4 साल की उम्र तक बोलना नहीं सीख पाए थे। स्कूल की रोट लर्निंग से इन्हें सख्त नफरत थी। पर इनके पास एक ऐसी ब्रिलियंट क्षमता थी जो किसी के पास नहीं थी। ये मेंटली लाइट बीम्स पर राइड करते थे और टाइम के फंडामेंटल नेचर पर सवाल उठाते थे। और वहीं से जन्म हुआ आइंस्टाइन के सबसे बड़े, सबसे क्रांतिकारी आइडिया का, स्पेस टाइम। जब माइकलसन मोरली एक्सपेरिमेंट ने साबित किया कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी ईथर की जरूरत नहीं है, तो आइंस्टाइन ने न्यूटन के उस स्टैटिक, रुके हुए यूनिवर्स को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने दुनिया को एक कॉस्मिक फैब्रिक से इंट्रोड्यूस करवाया, एक ऐसी 4 डायमेंशनल शीट जहां स्पेस के 3 डायमेंशंस और टाइम का 1 डायमेंशन आपस में इस तरह घुथे हुए हैं कि उन्हें कभी अलग नहीं किया जा सकता। अगर हम इस पैराडाइम शिफ्ट को बिल्कुल आम भाषा में समझें तो एक तरफ न्यूटन का यूनिवर्स है जो किसी रिजिड मैकेनिकल ग्रिड जैसा है। वहां ग्रेविटी एक पुलिंग फोर्स है और स्पेस और टाइम अलग अलग हैं। दूसरी तरफ आइंस्टाइन का मोल्डेबल यूनिवर्स है। यहां ग्रेविटी फोर्स नहीं बल्कि कर्वेचर है, एक मोड।
और इस यूनिवर्स में लाइट की स्पीड एक एब्सोल्यूट लिमिट है। ये सच में एक बहुत बड़ा बदलाव था। 5वां सेक्शन, ग्रेविटी इज एन इल्यूजन, यानी ग्रेविटी एक छलावा है। ये इस कहानी का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट है। इस सिंपल से वाटर बॉटल थॉट एक्सपेरिमेंट को ही ले लीजिए। अगर एक पानी भरी बॉटल में छेद कर दें तो जाहिर है पानी ग्रेविटी की वजह से बाहर गिरेगा। लेकिन जैसे ही उस बॉटल को हवा में फ्री फॉल करने के लिए छोड़ दें तो पानी का गिरना मिड एयर में ही रुक जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो गिरती हुई बॉटल इनर्शिया की स्टेट में है। वो वेटलेस हो चुकी है और उस पर लगने वाला फोर्स जीरो हो गया है। आइंस्टाइन ने इसी बात को अपने इक्विवेलेंस प्रिंसिपल के जरिए समझाया। ये सच में माइंड बेंडिंग है। उन्होंने बताया कि अगर एक स्पेसशिप में आगे की तरफ तेजी से एक्सेलरेट किया जाए तो अंदर बैठे इंसान को बिल्कुल वैसा ही वेट फील होगा जैसा अर्थ पर खड़े होने पर होता है। इसका सीधा सा मतलब ये था कि जिसे हम एक पुल या खिंचाव समझते आए हैं वो असल में सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन है। अब इस लॉजिक से दिमाग में एक जोर का झटका लगता है। अगर बॉल को नीचे नहीं खींचा जा रहा तो क्या अर्थ उस बॉल की तरफ ऊपर एक्सेलरेट कर रही है? सुनकर बिल्कुल बेतुका लग सकता है, पर जवाब है हाँ। जमीन लगातार हर दिशा से बाहर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है और वो उन चीजों से आकर टकराती है जो स्पेस में अपने नेचुरल फ्री फॉल स्टेट में सिर्फ तैर रही हैं। और आखिरी हिस्सा, छठा सेक्शन, रियल वर्सेस फेक ग्रेविटी। तो भाई आखिर गिरती हुई चीजों के साथ चल क्या रहा है? आइए इन 3 एलिमेंट्स को देखते हैं। आइंस्टाइन के हिसाब से मास और एनर्जी सिंपली स्पेस टाइम को कर्व करते हैं, उसे मोड़ते हैं। रियल ग्रेविटी सिर्फ तब होती है जब बहुत लंबी दूरी पर कर्व्ड पाथ्स आपस में कन्वर्ज या डाइवर्ज होते हैं। तो फिर जो फोर्स हम हर रोज महसूस करते हैं वो क्या है? वो है फेक ग्रेविटी, यानी बस एक एपरेंट अट्रैक्शन, जहां अर्थ का सरफेस नेचुरल फ्री फॉल को रोकने के लिए बाहर की तरफ आता है। ध्यान से सोचिए, अर्थ का मास इस 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम को लगातार अपने सेंटर की तरफ कंप्रेस करना चाहता है, बिल्कुल किसी ब्लैक होल की तरह। लेकिन अर्थ के मैटर के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्शन होता है वो इस कंप्रेशन को रोकता है, उसे रेजिस्ट करता है। और इसी रेजिस्टेंस की वजह से अर्थ का सरफेस बाहर की तरफ लगातार पुश होता रहता है। असली और नकली ग्रेविटी का ये फर्क समझना जरूरी है। रियल ग्रेविटी बहुत मैसिव स्केल पर होती है, लाखों फीट की दूरी पर, जहां चीजों के कर्विंग पाथ्स आपस में टकराते हैं। जबकि फेक ग्रेविटी वो है जिसका हमें जमीन पर एहसास होता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई पुशअप कर रहा है तो वो किसी डाउनवर्ड मैग्नेटिक पुल से नहीं लड़ रहा, बल्कि वो एक ऐसे प्लैनेट के खिलाफ पुश कर रहा है जो कंप्रेसिंग स्पेस टाइम के अगेंस्ट आउटवर्डली एक्सेलरेट कर रहा है ना कमाल की बात? तो न्यूटन और आइंस्टाइन के इस अल्टीमेट शोडाउन का निष्कर्ष क्या निकला? न्यूटन के मैथमेटिक्स और इक्वेशंस बेहद शानदार और इफेक्टिव हैं। उन्होंने हमें जमीन पर चलना सिखाया और साइंस को आगे बढ़ाया। लेकिन आइंस्टाइन ने हमें यह दिखाया कि यह जमीन रुकी हुई नहीं है, बल्कि भाग रही है। आइंस्टाइन ने हमें रियलिटी का वो गहरा, सटीक और माइंड ब्लोइंग सच सिखाया जिसने सब बदल दिया। इस हैरत अंगेज चर्चा को हम एक आखिरी सवाल पर छोड़ते हैं। सोचिए जरा, अगर सदियों तक एक आम गिरते हुई बॉल की हमारी समझ सिर्फ एक इल्यूजन थी, एक धोखा थी, तो आज हम इस रियलिटी के और कौन-कौन से फंडामेंटल हिस्सों को पूरी तरह गलत समझ रहे हैं। न जाने इस यूनिवर्स में ऐसे और कितने डीप राज छुपे हैं जो अगले महान जीनियस का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।